हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 8th के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के चैप्टर 3 बस की यात्रा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। हम पाठ वाचन कर पाठ को समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। चैप्टर 3 बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। परसाई जी उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं। व्यंग्य साहित्यकार अपने लेख के माध्यम से समाज और देश के उस लचर व्यवस्था या बुराई कह ले या अव्यवस्था की ओर संकेत करते हैं, जिसके कारण आम जनता को कई परेशानियों को झेलना पड़ता है। और ये पाठ एक संस्मरण है जिसमें लेखक ने अपने उस अनुभव को लिखा है जब उन्होंने एक जर्जर या खटारा बस में यात्रा की थी। परसाई जी ने इस लेख में यह उल्लेख किया है कि परिवहन निगम की बसों के जर्जर हालत होने पर भी पैसे कमाने के लालच में निगम द्वारा मुसाफिरों को उन बसों में यात्रा करवाई जाती है। यात्री कैसे अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसे वाहनों पर सफ़र करते हैं। लेखक ने इस पाठ में बड़े ही रोचक और चुटीले अंदाज में अपनी एक ऐसी ही बस यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने अपने 5 दोस्तों के साथ एक वर्षों पुरानी खटारा बस में किया था। उस जर्जर हो चुकी बस में सफ़र करने के दौरान लेखक किस किस समस्या का सामना करते हैं उसे उन्होंने इस पाठ में लिखा है। चलिए पढ़कर जानते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अब लेखक परसाई जी बता रहे हैं कि वे अपने 5 मित्रों के साथ 4 बजे जबलपुर की ओर रवाना होने के लिए बस अड्डा की ओर जाते हैं। और ये पन्ना, सतना, जबलपुर ये सब मध्य प्रदेश के शहर हैं। तो लेखक जी को जबलपुर की ओर जाना था क्योंकि अगले दिन उनको वहाँ पर काम था। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो जब लेखक जी ड्यूटी के कारण जल्दी से जबलपुर पहुंचना चाहते थे तो वे शाम के सफ़र के लिए बस अड्डा पहुंचते हैं। वहां पर कुछ लोग उनको विदा करने के लिए गए होते हैं। तो वे लोग कहते हैं कि शाम वाली सफ़र से समझदार लोग यात्रा नहीं करते। तो लेखक जी पूछते हैं कि क्यों, क्या रास्ते में डाकू वाकू मिलते हैं? तो वे लोग कहते हैं कि नहीं, बस डाकिन है। अर्थात डाकू तो केवल सामान लूटते हैं, लेकिन जो डाकिन होती है वो तो जान भी ले लेती है। तो शाम का सफ़र आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, ऐसा उन लोगों ने कहा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे किया जा सकता है। तो लेखक जी कटाक्ष करते हुए बता रहे हैं कि बस की अवस्था इतनी जर्जर हो चुकी थी, वह इतनी वयोवृद्ध थी कि उस पर सवारी करना ठीक नहीं है। वह वृद्धावस्था की ओर पहुंच चुकी है और वर्षों पुराना उनका अनुभव रहा है सड़कों पर दौड़ने का, सफ़र करवाने का। अब यह बस खटारा हो गई है और एक जगह खड़ी करके पूजा करने के ही योग्य है। इस पर सवारी करना उचित नहीं होगा, ऐसा लेखक सोचने लगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? बस मालिक जो थे उनका एक पार्टनर
वो भी इसी बस से सवारी कर रहे थे। उनसे लेखक जी ने पूछा कि क्या ये बस चलती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ज़रूर चलती है, बिल्कुल चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो डॉक्टर मित्र ने लेखक के पूछने पर कहा कि इस बस में चलते हैं, यह बहुत विश्वसनीय है और बहुत अनुभवी है, हमें बिल्कुल अपने पुत्र की तरह प्यार से लेकर चलेगी, बड़े आराम से। कहने का मतलब यह ठीक ठाक तो चलेगी नहीं, स्पीड में तो चल नहीं सकेगी, बड़े आराम से प्रेम से गोद में लेकर चलेगी हमें, ऐसा डॉक्टर ने कहा अपने लेखक दोस्त से। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब जो लेखक जी को विदा करने आए थे वे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे लेखक की टोली को वो अंतिम विदा कर रहे हो, जैसे मृत्यु के समय की जाती है। और उनकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वे कह रहे हैं कि जो इस दुनिया में आता है वे एक दिन जाता जरूर है, चाहे वो राजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। तो आदमी को जाने के लिए केवल एक कारण ही पर्याप्त है। निमित्त का अर्थ है कारण। तो ऐसा उनकी आंखों को देखकर लेखक को लग रहा था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब जब इस बस स्टार्ट हो गई तो लेखक को लगा कि पूरी बस ही इंजन की तरह हिल रही थी और ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब जो बस के जो कांच लगे रहते हैं खिड़की पर वे भी बहुत कम बचे थे, टूट फूट गए थे, और जो कांच बचे थे वे भी टूट टूट कर झर रहे थे। उससे चोट लगने का खतरा था, इसलिए लेखक और उनके दोस्त खिड़की से थोड़ी दूर सरक कर बैठ गए ताकि उन्हें चोट न लगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जमा रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस की चलने की स्थिति ऐसी थी कि बस के हर पार्ट एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो लेखक जी कह रहे हैं कि गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना की थी विनम्रतापूर्वक, ऐसा आंदोलन करने की ट्रेनिंग बस को भी मिल चुकी है। तभी तो बस के सभी पार्ट एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब बस की जर्जर अवस्था की ओर लेखक ने दर्शाया है कि बस के सभी पार्ट, सभी हिस्सा एक दूसरे का असहयोग कर रहे थे, अलग अलग हिल डुल रहे थे, और हमें लग रहा था कि या तो कभी लग रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं और कभी ऐसा लग रहा था कि सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब अचानक बस रुक गई तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो चुका है। तो ड्राइवर महोदय बाल्टी में पेट्रोल भरकर उसे इंजन में डालने के लिए नली लेकर प्रयास करने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब बस की स्थिति को देखकर लेखक महोदय सोच रहे थे कि बस कंपनी का जो हिस्सेदार है वो बस का इंजन निकालकर अपनी गोद में रखेंगे और उसे ऐसे पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अब बस की स्पीड और भी कम हो गई थी। तो कभी लगता था कि ब्रेक फेल हो सकता है और स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक जी को
बस पर भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ब्रेक फेल हो जाएगा या फिर बस की स्टीयरिंग टूट जाएगी। और प्रकृति के जो लुभावने दृश्य थे, सुंदर मनोहर दृश्य थे, सड़क के दोनों तरफ जो जो हरे भरे पेड़ लगे थे, उन पर पक्षी बैठे थे, उसे भी देखकर लेखक को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वे हर पेड़ को अपना दुश्मन मान रहे थे और लगता था कि इस पेड़ से बस टकरा जाएगी और हादसा हो जाएगा। इस तरह से लेखक के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जब आगे झील पड़ी तो लेखक को लगा कि अब बस उस झील में डूबकर फिर गोता लगाने लगेगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब अचानक फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने कई उपाय किए उसे बनाने की, पर वह बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब बस का आंदोलन फिर से स्टार्ट हो गया कि नहीं चलना है, काम नहीं करना है। अब कंपनी का जो हिस्सेदार था वो कह रहा था कि बस तो बिल्कुल A1 है, फर्स्ट क्लास है, और यह तो इत्तेफाक की संयोग की बात है कि वह रुक गई है, अभी थोड़ी देर में ये बस चल पड़ेगी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब चांदनी में अर्थात चांद की रोशनी में वृक्षों की छाया के नीचे उस बस को खड़ा देखकर लेखक को सहानुभूति हो रही थी बस से। लेखक को लग रहा था जैसे ये बस कोई वृद्धा है जो थक कर बैठ गई है और हम व्यर्थ में उसके ऊपर बोझ बनकर लदकर चले आ रहे हैं। अब यदि इनकी मृत्यु हो गई अर्थात बस की मृत्यु हो गई तो हमें यहीं पर इस उजाड़ वन में इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस वृद्धा का कोई रिश्तेदार भी नहीं है। ऐसा लेखक सोचने लग गए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब की बार हिस्सेदार साहब ने बस के इंजन में कुछ सुधार किया तो बस चलने लगी, लेकिन इस बार उनकी स्पीड, जो बस की स्पीड थी, और भी कम हो चुकी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अर्थात जो उस बस की हेडलाइट थी वो भी अब खराब हो गई थी, कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। चांदनी में अर्थात चांद के प्रकाश में ड्राइवर जो है गाड़ी को चला रहा था, बस को। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब आगे पीछे से कोई गाड़ी आते देखकर जो ड्राइवर है वो बस को किनारे खड़ी कर देता था। तो ऐसा लगता था जैसे बस कह रही हो कि तुम निकल जाओ बेटी, अर्थात आने वाले वाहन से कह रही हो कि तुम निकल जाओ बेटी, अब मैं तो स्पीड में चल नहीं सकती क्योंकि मेरी वह उम्र नहीं रही, मैं वृद्धा हो चुकी हूँ, ज़्यादा गति से नहीं चल सकती, नहीं दौड़ सकती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अब फिर से बस रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि टायर पंचर हो गया और वह इतने जोर से हिली कि लगता था कि अगर वो स्पीड में होती तो उछलकर नाली में गिर जाती और दुर्घटना हो जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। अब लेखक जी बस कंपनी के हिस्सेदार को देख रहे थे और उन व्यक्ति को देखकर लेखक के हृदय में बड़े आदर का भाव उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि टायर की हालत बहुत खराब है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ये जानते हुए भी अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए वो तैयार है और जानबूझकर बस में बैठे हैं। तो ऐसी बलिदान की भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब लेखक जी
बड़े ही सम्मान की भावना से उस बस कंपनी के हिस्सेदार को देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह व्यक्ति कितना बलिदानी व्यक्ति है। इन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, ये बस में क्या कर रहे हैं। और अगर हम नाले वाले में गिर के मर जाते तो जो देवदूत है, यमदूत है, वो बाहें पसार कर इस व्यक्ति को लेके जाते और इसकी तारीफ करते कि यह कितना महान आदमी है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन टायर नहीं बदले। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब की बार जो टायर चेंज किया गया वो भी घिसा हुआ था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक महोदय को यह यकीन हो गया कि अब हम पन्ना नहीं पहुंच सकते। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक जी को पूरा विश्वास हो गया था कि हम अब कहीं भी पहुंच नहीं सकते इस बस के सहारे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, ऐसा लेखक जी को लगने लगा, क्योंकि बस तो अब चलने का नाम नहीं ले रही थी। तो और बस की स्थिति इतनी जर्जर थी कि लग रहा था कि अब इस पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया है, ऐसा लेखक को लग रहा था। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक और उनके दोस्त जो है चिंता मुक्त होकर बैठ गए, क्योंकि घर जाने की जल्दी अब तो रही नहीं, क्योंकि समय निकल चुका था और उनकी जो सारी बेचैनी थी वो समाप्त हो चुकी थी और वे अपने घर में बैठे हैं ऐसे आराम से बैठ गए बस में और हंसी मजाक करने लगे। तो इस तरह से इस पाठ में हमने देखा कि कैसे लेखक महोदय ने परिवहन निगम की बसों के खस्ता हालत पर तीखा व्यंग्य किया है इस लेख में। और इस पाठ को पढ़कर हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि यह घटना हमारे साथ भी घटित हुआ है जब हमने परिवहन निगम की बस में यात्रा की थी। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी जान सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।